हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन की जो पिछले हमने कल किया था, कल बहुत ज्यादा नहीं किया था, ऑब्वियस स्टार्ट किया था लेसन, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप नहीं था। तो लाइक दैट अब हमारे पास कुछ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम उन नए बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस लेसन को हल्का सा रिवाइज करवाएंगे। 10-12 रिएक्शन है बेटा, आसानी से आप कर सकते हैं। 10 मिनट में हम वो रिएक्शंस रिवाइज करेंगे। फिर भी किसी को, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनको पहले से थोड़ा बहुत कर रखा होगा, लेकिन फिर भी किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है तो उस लेसन की आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो देखकर उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, उस लेक्चर की पीछे वाला, है ना। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ एडवांस लेवल है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। तो चलिए वो रिएक्शन सबसे पहले आपको वो रिवाइज करवा देते हैं। तो देखो भाई, कल हमने क्या किया था। एल्डिहाइड क्या होते हैं? सीएचओ ग्रुप होता है एल्डिहाइड। सिंपल साफ बोलूं, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, दैट इज सीएचओ ग्रुप। इधर कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई कार्बन की चेन जुड़ी है, ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है। कीटोन क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए, दोनों तरफ, मिनिमम दोनों तरफ कार्बन जरूर होगा। अगर एक तरफ आप एच कर दोगे तो ये एल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो दोनों साइड कार्बन की चेन होती है, वो होते हैं कीटोन। हमारा फर्स्ट कीटोन कम से कम 3 मेंबर से मिलकर बनता है, और 3 मेंबर के फर्स्ट कीटोन को प्रोपेनोन बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम है, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। एसीटोन काम आता है नेल पॉलिश रिमूवर के। इट्स रिमूव द नेल पॉलिश। हमारी सिस्टर्स, मदर्स इसको बहुत कॉमनली यूज करती हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट कीटोन एसीटोन। तो कीटोन का ग्रुप ऐसा होता है 2 डिग्री जनरली, ऑलवेज, नॉट जनरली। और एल्डिहाइड का ग्रुप जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन होता है, मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, और वो प्राइम मतलब बिल्कुल प्राइमरी लेवल भी हो सकता है, बिल्कुल जीरो लेवल। जैसे कि एल्डिहाइड में दोनों तरफ एच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोनों तरफ एच। एल्डिहाइड में एक तरफ एच और एक तरफ आर या एच, दोनों में से कोई लगा दो, बट इस तरफ तो एच ही लगाना पड़ेगा, सीएचओ, या दूसरी तरफ एच लगाना पड़ेगा। दैट इज मेन डिफरेंस। ठीक है। अभी एल्डिहाइड कीटोन से आप पहले से वाकिफ होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो इसकी प्रेपरेशन, सीधी बात आती है, प्रेपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से कैसे बनाते हैं? ऑक्सीडेशन। याद रखना, जिन बच्चों का रिवीजन हो रहा है वो माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर लें, फिंगर टिप्स पे कुछ चीजें याद होनी चाहिए, सीधी और साफ चीज। ठीक है। तो ये पेयरिंग के जैसा होता है, सिंपल। इसको मैं बताऊं कि रिएक्शंस को याद करने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल पेयर के जैसा होता है, दो दो के पेयर है। जैसे सपोज दैट कि मैं आपको बोलूं कि एक आपके अंकल हैं, नोन है आपके, और उनकी आंटी होंगी, उनकी वाइफ होंगी। तो अगर मैं बोलूं कि आपके अंकल हैं, तो उनकी वाइफ का नाम क्या है आपको पता होगा, डेफिनेट है ना। और 2 भाई बहन है, हमें उनका नाम भी पता होता है कि ये भाई बहन है, ये रियल मदर फादर से भाई बहन है ना। 2 भाई हैं या 2 सिस्टर्स हैं, उनका भी हमें पता होता है कि ये रियल मदर फादर से ये 2 सिस्टर्स हैं। तो अगर मैं एक सिस्टर का नाम लेता हूँ, दूसरी सिस्टर का बता सकते हो, एक ब्रदर का लेता हूँ, दूसरा। वैसे ही इनको याद करना है कि अगर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, अगर मैं अल्कोहल प्लस पीसीसी डाल रहा हूं, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ये कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। समझ गए ना? सीधी रिएक्शन है, नथिंग स्पेशल। तो जब ये चीजें छोटी छोटी ये बातें, दो दो के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब ये सारी बातें आपको याद हो जाती है, तो सारी चीजें आसान लगने लग जाती हैं ऑर्गेनिक में। फिर तो ऑर्गेनिक मतलब फिंगर टिप्स पे आ जाती है। तो देखो भाई, पीसीसी पीसीसी और पीडीसी दोनों के दोनों मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने ये अल्कोहल वाले लेसन में डेफिनेटली पढ़ लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो अल्कोहल वाला लेसन खोल के देख लेना, ठीक है। वरना अगर आप कहेंगे तो मैं किसी लेक्चर में इसको डिफाइन दोबारा से कर दूंगा। पीसीसी पीडीसी जो है एल्डिहाइड बनाते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, दैट्स इट। नीचे जो लिखा हुआ है CH2Cl2, ये सोलवेंट है। सोलवेंट इज नॉट ऑलवेज वाटर। दिमाग में हमेशा घुसा होता है कि पानी ही रिएक्शन करता है, हमेशा नहीं। पानी के अंदर रिएक्शन होती है बहुत सारी, बट इट इज नॉट ऑलवेज। पीसीसी के साथ में, अल्कोहल के साथ में आपको CH2Cl2 एज ए सोलवेंट यूज करना पड़ेगा। तो एक बार पढ़ जरूर लिया करो सोलवेंट को, ताकि याद रहे। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये CH2Cl2 कहीं किसी से रिएक्शन तो नहीं कर रहा, ये दिमाग में घुस जाता बाद में आती है चीजें। ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन बेटा। आगे देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में क्या होता है? ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं, कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी वाला वो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी वाला क्या बनाता है? कीटोन बनाता है, वही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। पीडीसी और पीसीसी ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते। अगर स्ट्रॉन्ग वाला यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सर ये ध्यान इनके रखना। साथ जितने आर जुड़े रहेंगे उतने उसका डिग्री बढ़ते चले जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, सिंपल है। आर देखो, कार्बन, जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन की चेन है। यहाँ एक कार्बन की चेन लगा रहे हो, पीछे कितने भी चेन हो, लेकिन ये एक कार्बन है। हाइड्रोजन लगा सकता था ना, यहाँ कार्बन लग गया। यस सर। इस तरफ भी कार्बन लगा दिया, इस तरफ भी कार्बन। तो देखो, इस कार्बन के साथ जिसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके तीनों तरफ कार्बन की चेन है, छोटी या बड़ी हो सकती है, तो हम इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। दैट्स इट। ये ऐसे ठीक है होता सर। है। अगर एक ही साइड है, देखो इस कार्बन जिसके साथ ग्रुप जुड़ा है उसके साथ एक ही कार्बन की चेन है, तो 1 डिग्री।
2 कार्बन की चेन है 2 डिग्री, 3 कार्बन की चेन है तो 3 डिग्री, दैट्स इट। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, बात ही खत्म है। क्लियर है बेटा? तो ये पहला था फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पीसीसी पीडीसी से रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरा देखो सेम रिएक्शंस हैं कॉपर के साथ, हीटेड कॉपर, रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर भी बोल देते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर रेड हॉट हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है गर्म होके, ठीक है। तो रेड हॉट कॉपर के साथ में ये भी एल्डिहाइड बनाता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन बनाएगा। ध्यान देना 2 डिग्री अल्कोहल मतलब जो OH होता है ना यार, सीधी सी बात है, उसका H उड़ा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, बात खत्म। और इसका भी H उड़ा दो, बस हो गई रिएक्शन, है ना। तो यही आपको करना होता है कॉपर के साथ, ये एसीटोन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एसीटोन फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, याद रख लेना, इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री अल्कोहल, कॉपर इसके साथ भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH है तो होता क्या है, यहां से OH और यहां से एक H चला जाएगा, यहां 2 H रह गए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बात खत्म। तो H2O पानी माइनस हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा, बहुत आसान सी प्रोसेस है। क्लियर है बेटा? ऐसा क्यों होता है, इसमें कुछ नहीं होगा, OH जो है अपने आप रिलीज करके चला जाता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो हाइड्रोजन इधर अपना बॉन्ड डोनेट कर देता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये H जो है वो OH नेगेटिव आयन इसको उड़ा के ले जाएगा, पानी बना देगा। ये डिहाइड्रेशन फेज बोलते हैं। हाइड्रेशन मतलब पानी देना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, बाहर निकालना, दैट इज इट। क्लियर है भाई सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कॉपर से भी की जा सकती है, और नीचे वाले केस में डिहाइड्रेशन तो हो रही है लेकिन एल्कीन बन रहा है, इट इज नॉट एल्डिहाइड और कीटोन, और हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, इनकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं। नॉर्मल आपके पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें एल्कीन है, एल्केन नहीं, एल्कीन। गुड इवनिंग टू एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। एल्कीन है आपके पास, तो एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर उसको ओजोन दे दो, ओजोन O3, ओजोन लेयर का सबने सुना होगा, 9th 10th में बहुत भर भर के बताते हैं। जब आप इसे ओजोन दे देते हो, ठीक है, या मैं फिर से बता देता हूं, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं इस लेसन को रिवाइज करवा रहा हूं। पहला लेक्चर हमने कर लिया था, छोटा सा डेमो है, तो ये हल्का सा रिवीजन हो रहा है पहले वाले लेक्चर का ही। 10 मिनट में इसे खत्म करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, तो आप इस लेसन को, इस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं मेरे बिटली लिंक से, ठीक है। मैं बिटली लिंक यहाँ पे सबको शेयर कर रहा हूँ भाई, bit.ly लेक्चर अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ, देख लो। manjw। बेटा कल वाला ना वो अपडेट मैंने देखो YouTube पे अपडेट कर दिया था, लेकिन पीछे बैकएंड टीम जो है उसको, मतलब मैंने अपनी तरफ से लिंक दे दिया था उनको, YouTube पे अपडेट होने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। आज हो जाएगा तो मैं आज उसको शाम तक कर दूंगा, एक दिन बाद होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बिटली लिंक है भाई, सारे डिजिट छोटे डालने हैं, गूगल में सीधा टाइप कर दो, ऊपर वाले सर्च बार में सारे डिजिट छोटे हैं, आपके सामने एक शीट खुलेगी, उस शीट में नीचे की तरफ देखेंगे तो 11th लिखा होगा और 12th लिखा होगा, आपको 12th वाली ओपन करनी है। अगर 11th वाले लेक्चर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, लेक्चर भी देख सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो अब देखिए भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे होता है, तो हम ओजोन डालेंगे, ओजोन मतलब O3 क्या करती है, जो डबल बॉन्ड है ना इसको यहाँ से उड़ा देती है, और क्या करती है, पेंटागनल रिंग बनाती है। बहुत सिंपल सा केस है इसका, पेंटागनल रिंग बना दो, ये लो पेंटागनल रिंग बन गई ऐसे। अबे थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी पेंटागनल रिंग, क्योंकि यहाँ CH3 तकलीफ दे रहा है ना, अगर मान लो ये ना होता तो फिर मैं इसको अच्छा बना देता, इसे ऐसा लगा लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है ना। इसको ऐसे लगाओ, कार्बन कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड था, मैंने डबल बॉन्ड उड़ाया और पेंटागनल रिंग बना दी, O3 ऐसे जुड़ जाता है, 3 ऑक्सीजन इसके साथ ऐसा जोड़ देते हैं, बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और इस तरफ आपके कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनली क्या होता है, जब उसको जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये ऐसे और ऐसे बॉन्ड टूटता है। बहुत आसान है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया इधर से, ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया इधर से, और ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, ये वाला बॉन्ड भी खत्म हो गया, जिंक के साथ एक ऑक्सीजन चला जाता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ दो, सीधा काम, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड हो इधर लगा दो, डबल बॉन्ड हो इधर लगा दो, बात ही खत्म है। और याद रखना, जो सिंगल स्टेप वाली मैकेनिज्म्स होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं होती है, वो कभी कोई पेपर में पूछे नहीं जाते। जो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर से बीच से कई बार हमें कोई और रिएजेंट जोड़ के किसी और पोजीशन पर कुछ और जुड़ जाता है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बच्चे हर चीज का मैकेनिज्म पूछते हैं, इनको करने से भी कोई फायदा नहीं है, ना करने से भी कोई फायदा नहीं है, सीधा स्टेप याद कीजिए कि ओजोन ऐसे जुड़ती है, बस पेंटागनल रिंग को याद रखिए, ठीक है। और ये आपने 11th में किया होगा, नहीं किया तो अभी कर लिया, बात एक ही है ना। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। दो चीजें जुड़ गई, सीधी
आ गई है ना। तो दोनों डबल बॉन्ड O बनेंगे, एक ही है एक ही है, दोनों प्रोडक्ट। एक क्या बना कीटोन, एक क्या बना एल्डिहाइड, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए भाई, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन, पानी दे रहे हैं हम इसे, पानी, डाइल्यूट H2SO4, यहाँ तो पानी है ही नहीं, डाइल्यूट लिख दिया मतलब वाटर तो है, तो वाटर सीधा अटैक करता है भाई, वाटर का ऑक्सीजन जो है वो इस के साथ अटैक करेगा OH2 इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब स्लाइटली पॉजिटिव, तो इस कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं ले सकता, बस इतना ध्यान रखना है। तो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक होने वाला है और ये अटैक करेगा, यहाँ पर जुड़ गया वाटर, ये H ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक हाइड्रोजन से फ्री कर देगा, H यहाँ से ले लिया, वो H कहाँ जाएगा, वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। समझ में आ रहा है सबको? तो ये बन गया OH और यहाँ बन गया H। अब डबल बॉन्ड अब भी बचा हुआ है, बट हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? इनोल फॉर्म बन रही है, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ओल अल्कोहल। इनोल में ट्यूटामेरिज्म एक चीज होती है, ट्यूटामर यहाँ मैंने नीचे दिखा रखा है, ये ट्यूटामेरिज्म है। क्या हुआ, अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड छीन लेती है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन कार्बन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता है क्योंकि इस कार्बन के पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जुड़ेगा, दिख रहा है सबको? तो CH3 बन गया, ये रहा CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, इधर फिर से CH3, ये रहा फिर CH3। यस, क्लियर है बेटा? यस कीटोन, कीटोन बन गया, दैट्स इट, ठीक है। तो आप क्या इससे एल्डिहाइड बना सकते हो? कोई मुझे बताएगा कि ट्रिपल बॉन्ड से क्या एल्डिहाइड बन सकता है एल्काइन से? गैडरमैन से बन जाएगा सर। कैसे बनेगा एल्काइन से? अच्छा, वो तो राइल में बनेगा सर, पर वो तो एल्काइन से देखो, जब जुड़ेगा ही वाटर यहाँ पर तो नहीं बन सकता, वाटर अगर यहाँ जोड़ सको आप किसी तरीके से तो बन सकता है। तो मतलब एल्काइन हमेशा क्या करेंगे, ऑक्साइड डाल देते हैं, कीटोन देंगे। नहीं, एक और तरीका है, अगर यहाँ पर H डाले, H दोनों तरफ H लगा दूं, फिर कीटोन एल्डिहाइड बन सकता है। समझ में आया? दोनों तरफ अगर, यानी कि अगर मेरे पास एल्काइन है लेकिन वो लंबी चेन है तो कीटोन ही बनेगा। अगर एल्काइन सिर्फ 2 ही कार्बन वाली है, यानी एसिटाइलिन गैस जिसको बोलते हैं, तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, गेटरमैन कोच रिएक्शन दिखा रखी है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान, नाम याद रहे ना ये रहे, मैं ये चीज बता देता हूँ, बहुत से बच्चे ना नाम याद रख लेते हैं, रिएक्शन का नाम याद है गेटरमैन कोच, लेकिन पूछो क्या होती है भूल गए। इसका रिवर्स करना आपको। रिवर्स क्या? गेटरमैन कोच रिएक्शन याद रहे ना रहे, ठीक है, नाम इसका, बट इस रिएक्शन को याद रखो कि रिएक्शन क्या होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को बेंजीन से रिएक्शन कराओ तो एल्डिहाइड बन जाता है, बस बात खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, H कहां से आया, क्योंकि CH लगाना अपने को। देखो CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अगर मैं H लगा दूं बन गया CHO, बस मुझे इसे जोड़ना है किसी बेंजीन रिंग से, हो गई गेटरमैन कोच रिएक्शन, CHO। क्लियर है भाई? यस सर, बहुत आसान है। AlCl3 एज ए, मतलब कह सकते हो कि रिएजेंट यूज होता है, CO2 Cl2 भी यूज होता है, और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो वो रिएजेंट्स हैं, ये भी आपको देखने होते हैं, लिखने होते हैं नोटबुक में, एक बार जरूर इनको देखा करो, लिखा करो, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ बनता है। एक रिएजेंट वाला आपका हम वो कर रहे थे ना, एक लेसन शुरू किया था हमने, और वो शायद यस सर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला। रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला। तो देखो अगर हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि उससे ना बहुत सारी हेल्प मिलती है, सीधी सीधी ये रिएक्शन याद करने के बाद उससे बड़ी हेल्प मिलती है। यस पुष्पा बेटा बोलिए। सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया। ओके, इट्स ओके। गेटरमैन कोच रिएक्शन ओनली बेंजीन रिंग में होता है, बेशक बेटा बेंजीन रिंग में ही ज्यादा होता है, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा आप नॉर्मल कार्बन की चेन में भी गेटरमैन कोच रिएक्शन हो जाती है, वो भी एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के यील्ड में थोड़ा फर्क आता है, होता दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, मतलब बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच करना है। हाँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस है, बस सीधा जोड़ दो, सीधा आपकी स्क्रीन के सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये बन गया ना हमारा एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड बन गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये नेम रिएक्शन है भाई, तो ध्यान से करनी है, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करना था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? नेम रिएक्शन है, इटार्ड साइंटिस्ट का नाम है, सीधी सी बात है। इसके अंदर भी एल्डिहाइड बनता है, बेंजील्डिहाइड। सेटोलियन से वो बनाते हैं एल्डिहाइड। क्या बेटा, सॉरी क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए अजय। आपकी आवाज नहीं आई है बेटा, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, तो हम इटार्ड रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इटार्ड रिएक्शन के अंदर अब जरा देखिएगा कि क्या होता है इटार्ड रिएक्शन के अंदर।
इटार्ड रिएक्शन के अंदर CrO2 Cl2 और CS2 की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है। क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में CS2 यहाँ पर सोलवेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसको लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये सीधा सीधा सोलवेंट है और ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, इसकी प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड सीधा जुड़ जाता है। CrO2 थे, ठीक है, और Cl2, ये देखो Cl2 भी है, और एक H, आप ये दो H को लगाते हैं तो एक H एक्स्ट्रा लगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि OH इसमें स्पेशली जरूर लगता है, ये ध्यान रखना। जबकि यहाँ इस पूरी रिएक्शन में H आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पर भी, हाइड्रोजन से ये कहाँ आया और कैसे आया, ठीक है, ये यहाँ से H रिप्लेस होता है एक्चुअल में, OH बन जाता है फिर ये, ठीक है, जो रिप्लेस हुआ यहाँ से। तो ऐसे ऐसे दो जुड़ेंगे, OCrOH Cl2, ये देखो नीचे दिखा रखा मैंने, OCrCl2OH, OCrCl2OH। तो इस तरह से ये दो जुड़ जाते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ, इस H के साथ में दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जाके यहाँ जुड़ते हैं। और फिर फर्दर क्या होगा, जैसे इसको एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बन के तैयार, ये सारा कुछ यहाँ से चला जाएगा, डबल बॉन्ड O, वाटर का डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर है भाई रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन? यस सर। ठीक है, सर इसमें बेंजीन के साथ साथ टॉलिन भी होगा क्या बेटा? ये बस टॉलिन में पॉसिबल होगा, ये जो इटार्ड हाँ, रिएक्शन है ये टाउलिन बेंजीन में ही होगा। होने वाला बेटा, ये टाउलिन में ही पॉसिबल है, ये सीधा आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म घूमता है वो टाउलिन में ही हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जरा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय क्रोमाइल क्लोराइड CrO3, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड बोल रहा हूँ, वो पीछे था, है ना, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये याद रखना भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, सिर्फ CrO3 यूज नहीं होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, सबको आता है, CH3 यस ठीक है, इसका एक बॉन्ड आपको तोड़ना है, मैंने यहां से इसका बॉन्ड तोड़ दिया और ये डायरेक्टली यहां से उठा के और सीधा आप इसके साथ चिपका दो, दो हाइड्रोजन उड़ाने हैं, दोनों हाइड्रोजन से जगह पर दो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के कुछ पार्ट जुड़ जाएंगे, दो बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बन गया, एसिटेट ग्रुप कह लो सीधा सीधा, CH3C डबल बॉन्ड O जो होता है वो एसिटेट ग्रुप ही होता है, तो डाइएसिटेट बन गया, एसिडिक वाटर के साथ सीधा एल्डिहाइड आपका बनेगा। क्लियर है बेटा? सर सर कोई सा भी एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं? क्या बेटा? सर कोई सा भी एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं एसिटिक ही करना है? हाँ हाँ हाँ, जो एनहाइड्राइड यूज करोगे जनरली एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, बता देता हूँ इसका रीजन। एसिटिक एनहाइड्राइड में एसीटेट जो गुड लिविंग ग्रुप है, एसीटेट आयन, इससे लंबी चेन अगर यूज करोगे तो यील्ड में डिफरेंस आ जाएगा, कोई भी नहीं यूज कर सकते हम, लेकिन लंबी चेन यूज करो, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो पहले जुड़ जाए और बाद में छोड़ के चला जाए। सर सुनैना हाँ मैसेज कर रही हो, उसे इटार्ड रिएक्शन समझ में हाँ नहीं बेटा मैंने आया। देख लिया, यस बेटा मैं देख लिया, मैं दोबारा बताता हूँ, सुना ना बेटा, आप क्लास में कल नहीं थे शायद, है ना। देखो भाई इटार्ड रिएक्शन क्या है, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, दिस विल बी इजियर टू। इटार्ड रिएक्शन में कुछ नहीं है, टाउलिन लेना हमने, CH3 लगा हुआ है, इसके दो H उड़ा देने हैं, ठीक है, CH3 था, दो H हटा दो, दोनों H हटाकर अब कार्बन की वैलेंसी दो आधी मतलब वैकेंट हो गई, तो उसकी जगह पर देखो हमने जो क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया है, उस क्रोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीजन विद क्रोमियम विद ऑक्सीजन, फिर से दो ऑक्सीजन थे ना इसमें, और Cl2, तो यहाँ जो दो ऑक्सीजन थे उसके साथ एक के साथ H लगेगा और Cl2, यानी दो H हमने जो रिमूव किए थे, एक H यहाँ पर यूज हो गया। फर्दर ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड होगा और उसके अंदर भी जो एक H था वो यहाँ फिर से यूज हो जाएगा, और इस तरह से ये बनेगा इंटरमीडिएट। नेमिंग रिएक्शन इसलिए इंटरमीडिएट याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ऐसा ही मॉलिक्यूल देगा, वो आपको देगा ही नहीं क्रोमाइल क्लोराइड, ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया सीधा, यहां से उसने रिएक्शन शुरू कर दी। रिएक्शन शुरू करने वाला कहीं से भी कर सकता है, उसको आपका माइंड चेक सर फिर इसका कुछ नाम भी होगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है बेटा, वैसे तो नाम IUPAC नेम देने लगोगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे इसे, ठीक है। जिन चीजों के ऊट पटांग से नाम होते हैं जो बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं होते हैं, तो उनके IUPAC के सिस्टम में हम जाते भी नहीं, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक चीजें जुड़ी हुई हैं, क्रोमियम जुड़ा हुआ है, मेटल, ठीक है। फर्दर देखो जब एसिडिक वाटर से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दो और इन दोनों को यहाँ से उड़ा दो, बन गया बस, ठीक है, हमारा एल्डिहाइड बन गया। एसिडिक वाटर के अंदर तो फाइनल प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड है। हाँ फाइनल एल्डिहाइड बनेगा बेटा। देखो यूं समझ लो कि ये जो था ना हमारा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हमें पहले हाइड्रोजन हटाने थे, ये हाइड्रोजन को हटाने में बहुत एबल है, हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, बाद में खुद भी अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए, और जिसने ये ढूंढी थी उसका नाम इटार्ड था, इसलिए इटार्ड रिएक्शन। सेम रिएक्शन अगर आप यहाँ देखते हो ना,
ये वाली रिएक्शन जो एसिटिक एनाहाइड में एसिटेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए आसानी से छोड़ के चला जाता है। तो हमने इसके साथ एसिटेट जोड़ दिया हाइड्रोजन हटा के, क्योंकि हमारे लिए हाइड्रोजन हटाना मुश्किल था, उसको हटा के एसिटेट जोड़ दिया। अब एसिटेट को हटाना आसान होना चाहिए, तो एसिटेट ऐसा लेंगे जो एसिटिक एसिड से आया और फिर ये डायरेक्ट हट जाएगा एसिडिक वाटर के साथ, सीधा एल्डिहाइड बन गया। सर क्लियर ये है? सिर्फ टोलिन के साथ होगा? हाँ, ये टॉलिन के साथ होने वाला बेटा, ठीक है। सर मुझे ना ये सी वाले में समझ में ये नहीं आया कि जो लिविंग ग्रुप है ये कैसे बना। क्या बेटा? ये जो बेंजीलिडाइन डाई एसीटेट है सर, ये वाले को बता देते कैसे बना। कैसे बना? देखो वैसे तो ये मैकेनिज्म के थ्रू आएगा कि ये कैसे बना, बट एटलीस्ट सभी रिएक्शंस का मैं जैसे बोलता हूँ ना, मैकेनिज्म इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें। अब हम ये कहें ना कि हमारे अंकल और आंटी की शादी कैसे हुई, उन्होंने एक दूसरे को पसंद कैसे किया। कुछ लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं पेरेंट्स की मर्जी से करते हैं, कुछ लोग बदकिस्मती में झूठ बोल के भी शादी कर लेते हैं, है ना, धोखा देके भी शादी हो जाती है, लड़की वाले धोखा दे देते हैं, लड़के वाले धोखा। हर तरह के बैकएंड के रीजन बहुत अलग अलग है, लेकिन पेयर क्या बनेगा वो हमें पता होना चाहिए कि आज ये अंकल आंटी है, ये मैरिड है, ये वही है, ठीक है। तो ऐसे करके आसानी से याद कर सकते हो, है ना। तो देखो भाई ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, एसिडिक एनहाइड्राइड के अंदर जब क्रोमियम ऑक्साइड ये डालते हैं, ठीक है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड बोल सकते हैं इसे। सबसे पहले तो यहाँ से एक ये ग्रुप टूटता है, ठीक है, ये ग्रुप टूटेगा और ये जो H था ना इसके साथ CH3 था, ये क्रोमियम ऑक्साइड इस ऑक्सीजन जो है इसका H लेके जाएगा और इसका H जो है वो यहाँ जुड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक H यहाँ जोड़ दो आप ऐसे, HO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, अगर हम इसको कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, इसके साथ आप ये H लगा सकते हैं। हालांकि ये भी एल्डिहाइड बनेगा, मुझे नहीं पता कि ये H कहाँ जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट में आएगा, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये वाला हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप ऐसे बनता है, यानी इन दोनों का बीच से बॉन्ड टूटेगा, लिविंग ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है अब इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन था हमारे पास जिसके ऊपर H चला गया था और इसके ऊपर ये जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे दो जुड़ेंगे, फिर से रिएक्शन होगी, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ने के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट आ जाएगा। इंटरमीडिएट आने के बाद ये अच्छा लिविंग होता है, वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे सीधा CHO बनेगा। सिंपल, फिर से बता देता हूँ, जो सीधे में रिएक्शंस होती हैं वन स्टेप में होगी, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज का कुछ फंडा होगा, ठीक है। जब हम इसको डिटेल इसको ओपन करके क्रॉस करके काट पीट के देखेंगे तो आपको सीधा समझ भी आ जाएगा। उसके बाद रिएक्शन के बाद सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जो वन स्टेप में होती है सीधे प्रोडक्ट याद करना ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, बहुत से बच्चे जिनको मैकेनिज्म का डीपनेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उन बच्चों को लास्ट प्रोडक्ट याद नहीं होता, वो सोचते हैं मैकेनिज्म से अपने आप कर लेंगे, नहीं होगा मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, मैं आपको कोई मैकेनिज्म बना के दूं सही नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंट से ही जो निकलता है वही सही होता है, और एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीजें आती हैं जो सिर्फ याद करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला ना कि दो बंदे जब शादी करते हैं उनके शादी का रीजन पता नहीं क्या हो सकता, लव मैरिजेस में भी धोखे होते हैं, पता लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लड़की आती है लव मैरिज करती है, बाद में पता लगता है 3-4 लव मैरिज कर चुकी है, 1 साल बाद डाइवोर्स लेती है, कहती है मुझे आधी प्रॉपर्टी दे दो। यस सर, क्रिकेटर के साथ ऐसे ही हो रहा है। लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पीछे नहीं है, दोनों बराबर, आजकल बराबरी का काम चल रहा है ना। यस सर, दो मैरिजेस कर लेते हैं, बाद में कंपटीशन लगाते हैं, फिर वो लड़ती हैं, फिर कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि इसकी 2 मैरिज है भी कि नहीं, सामने वाले शिखर धवन के साथ हुआ था सर ऐसा। अब बस बेटा मैं कह रहा हूँ, पता शामी नहीं के साथ भी हुआ है ना, पता नहीं किसके साथ हो सकता है। तो ऐसी चीजें, वही बैकएंड में क्या चल रहा है, कैसे पेयर बना, बहुत सब रिएक्शनों के सब मैकेनिज्म अलग मिलेंगे और एक्सपेरिमेंटल डाटा तो कुछ और ही मिलेगा, और वो आपका दिमाग घुमा देगा कि यार इससे ये बन ही नहीं सकता, उसकी शक्ल ही नहीं मिलती इससे, ये कैसे हो गया, है ना। रेजोनेंस करते हैं बेटा, सब फेल हो जाते हैं, मैंने ऐसी रिएक्शनें करवा रखी है कि उसमें सब कुछ फेल आपको नजर आएगा, उसका रीजन ही नजर नहीं आएगा, लास्ट में पता है क्या आंसर आता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल, लास्ट में ही आंसर आता है। शुरू में सबको क्यूरियोसिटी होती है, नहीं नहीं चीजें प्रोसेस से चलती, हर चीज का रीजन है, होगा भाई हर चीज का रीजन होगा, बट हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, साइंटिस्टों को नहीं पता, जिन्होंने बुक लिखी उन्हें नहीं पता, तो सारी सही चीजें लिखा था, डेटा इज इनकम्प्लीट। क्या बेटा, डेटा इज इनकम्प्लीट। हाँ बस सीधी बात है, डेटा इज इनकम्प्लीट, हमें नहीं पता होता। पता है आप ना बुक्स में भी पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स में आपको पता क्या मिलेगा, मैकेनिज्म इज supposed to be held by free radical, supposed to be, ऐसा सोचा जाता है कि ये फ्री रेडिकल से हुआ है, इसका मतलब उन्होंने भी नहीं पता, उन्होंने अपना अंदाजा मार रखा है। अब रियल में तो उनको भी नहीं पता, इंटरमीडिएट उनके पकड़ में नहीं आते बहुत सारी रिएक्शन हो गए। जब आप एक चीज देखो,
जब किसी ने एटम नहीं देखा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के सॉल्यूशन है, उसके एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी फेल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी फेल है। तो मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा ही नहीं आज तक, एटम ही नहीं देखा तो इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर यहाँ अटैक हुआ, फिर यहाँ चला गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर पूरा मॉलिक्यूल उठ के इधर आ गया, फिर इधर जुड़ गया। ये सारे मैकेनिज्म क्या है? ये इंटरमीडिएट लेवल पर सोची समझी और एक गैस किया गया तरीका है। बार बार एक्सपेरिमेंटों से ये साबित हो गया कि ये यही होना चाहिए, होना चाहिए, इट इज देयर। ये कंफर्म नहीं है बट ये यही होना चाहिए। हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और तब हमें समझ में आ गया ठीक है ये यही होगा। जैसे मान लो कि दो मेल फीमेल कहीं बाहर चले जाते हैं, वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो गए, उनके बच्चों की शादी भी हो गई, अब वो दादा दादी बन गए और वो अब भी साथ है, तो हम कहेंगे ये हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। विदेश में अगर वो है, हमें नहीं पता इनकी शादी हुई थी कि नहीं, दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, वी डोंट नो, बट हम कहते हैं कि ये होने चाहिए। तो हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, भाई ये मम्मी पापा भी बने, ये दादा दादी भी बन गए, आज भी साथ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, इनके ये नाम है, डेफिनेटली ये हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, इट इज सपोज टू बी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स हैं। तो हम फैक्ट्स के बेस पर मैकेनिज्म बनाते हैं, फैक्ट्स के बेस पर। असलियत में हो सकता है कि उन्होंने कभी शादी ना की हो सकता है उस आदमी ने कोई और शादी कर रखी हो, लेडी ने कुछ और शादी कर रखी हो और दोनों लव मैरिज के चक्कर में विदेश भाग गए हो और उसके बाद वहां पर उनके वो दादा दादी बन गए हो और पीछे उनके हस्बैंड वाइफ कोई और हो, पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीजें भी आती हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। तो अपने दिमाग को थोड़ा सेटिस्फाइड कीजिए ताकि आप रिएक्शनों को ज्यादा याद रख सकें, यही हमारे काम आएगा हर चीज का। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे मैकेनिज्म करना, तो हमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मैं हर रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दे दूंगा, बट वो इतना दिमाग खराब कर देगा आपका, आप लास्टली फिर करोगे यही, रिजल्ट वही आएगा। और ये मैकेनिज्म कभी पेपर में काम नहीं आते, बड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म काम आते हैं बेटा, छोटी रिएक्शंस के नहीं आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय, देखो भाई क्लोरीनेशन, क्लोरीन है, सीधा सा फ्री रेडिकल से मैकेनिज्म होता है क्लोरीन का। आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 11th क्लास में सिखाया गया होगा। सीधा सीधा दो क्लोरीन जुड़ गए, CHCl2 H into nu की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये वाला मैकेनिज्म आप लोगों को आता होगा, आता है? CH3 है तो वो क्या करेगा, इसके एक H को ले जाएगा और फिर दूसरा Cl जो है वो फ्री रेडिकल है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। ये थोड़ा सा धीरे बता दो, मुझे नहीं आता। नहीं आता? देखो बेटा CH4 ये 11th क्लास का मैकेनिज्म है, बट डोंट वरी, CH4 है प्लस क्लोरीन है, तो क्लोरीन की प्रेजेंस में H into nu, याद रखना H into nu मतलब फोटोन, यानी लाइट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़ लेते हैं, तो ये बन गया फ्री रेडिकल, दूसरा भी फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, ये CH4 था। तो CH4 के केस में अब क्या होने वाला है, देखो जरा, ये क्या करता है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को इधर से बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ दिया तो हुआ क्या, CH3 वेट, ये ऐसा होगा, कार्बन इसका फ्री रेडिकल यहाँ रह जाएगा, तीनों क्लोरीन यहाँ लगे रह जाएंगे और फर्दर ऑन ये HCl बन गया, फ्री रेडिकल आपस में क्लोरीन और H जुड़ गए। फर्दर एक और हमारे पास क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन अब क्या करता है, ये दूसरा जो कार्बन का फ्री रेडिकल है, आधा एरो दिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना, आधा एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। तो दूसरा जो है वो इसके साथ, दूसरा क्लोरीन इसके साथ शेयर कर लेता है, बन गया CH4 CHCl3। सेम प्रोसेस होगी, एक और क्लोरीन आएगा, वो फ्री रेडिकल बनेगा, इसका H ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये ऐसे मैकेनिज्म होता है, नथिंग स्पेशल। तो देखो, अगर मैं इसको सीधा बोलूं कि यहाँ से H तोड़ दो, CH3 की जगह CH2 बना दो और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो, यही किया इसने। तो क्या हमारे मैकेनिज्म में और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसमें ज्यादा फर्क है? नहीं है, बस वो फ्री रेडिकल से हो रहा है, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन करके, है तो वही चीज ना। तो वैसे ही जो डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं उनके मैकेनिज्म के डीप में जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। बट जब 2-3 स्टेप्स में मैकेनिज्म होते हैं ना, तब उनमें से कोई बीच का स्टेप उठा के और उसमें कुछ और जोड़ दें हम, कोई ऐसा पार्टिकल जोड़ दें जो रीअरेंजमेंट करता हो, और फिर वो मैकेनिज्म हमारे लास्ट प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। इसलिए वो वाले मैकेनिज्म याद होने चाहिए। और कुछ मैकेनिज्म इतने बड़े होते हैं कि उनको याद रखना ही पड़ता है, ठीक है, वो पेपर में आते हैं। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, यस राहुल यू आर राइट बेटा, ठीक है। इसी तरह से इनिशिएट का मतलब शुरू करना, प्रोपेगेशन का मतलब स्टार्ट हो गई रिएक्शन, और टर्मिनेशन। तो देखो CHCl2 इसको वाटर के साथ डायरेक्ट ट्रीट करवाओगे तो CHO बन जाएगा। वाटर क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये भी अगर मैकेनिज्म करना चाहो तो देखो क्या होगा, ठीक है, CH यहाँ लगा हुआ है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे एक दूसरे को, 3-3 लोन पेयर होते हैं,
है ना। तो ये वाला क्लोरीन यहाँ से उड़ गया, ऑब्वियस है। वाटर OH नेगेटिव जो ऑक्सीजन इसके पास में H2O, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर इसको क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं कि हम जुड़ जाते हैं। क्लोरीन भागने को तैयार है, क्लोरीन यहाँ से चला गया। सेम जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर ऑक्सीजन दूसरा लोन पेयर डोनेट करता है, इधर से दूसरा क्लोरीन निकल जाता है, तो 2 HCl यहाँ से निकलते हैं और ये जुड़ता है। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. सर तो मैकेनिज्म करो ना करो यार, को खास फर्क वाली सर बात- इसकी यील्ड मतलब इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो इसकी यील्ड पुअर नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी पुअर, डिपेंड करेगा टेम्परेचर प्रेशर। देखो हम यील्ड कैसे चेक करते हैं पता है, जब किसी मैकेनिज्म को करने लगते हैं, क्लोरीन कितने अमाउंट में देना है, ठीक है, धूप में कितनी देर रखना है, वो सारे टाइमिंग चेक किए जाते हैं। आपको जो रिएक्शन दिखाई जा रही है ना, सिर्फ रफ रिएक्शन है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये सिर्फ रफ रिएक्शन है। इसके पूरी चीजों को स्टडी कैसे किया जाता है पता है? क्लोरीन कितना अमाउंट, 1 मोल डाला, 2 मोल डाला, जरूरत से ज्यादा डाल दिया, फिर H into न्यू, सारा दिन मतलब जब तक पूरी रिएक्शन होती तब तक धूप में रखना है, आधा घंटा रखना है, 2 मिनट रखना है, 10 मिनट रखना है, इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा डालने पर कौन कौन से प्रोडक्ट बने, उन सब प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। फिर उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बना, क्योंकि CHCl2 की जगह CHCl3 भी बन सकता है, CCl4 भी बनेगा, और नहीं बनेगा, सॉरी, यस सर। 3 ही अच्छा। वो सारे प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, फिर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा है, फिर सबसे ज्यादा एल्डिहाइड बन रहा है, ये वाला बन रहा है, वो वाला बन रहा है, जितने भी बाई प्रोडक्ट आते हैं सबको स्टडी किया जाता है। हमें जो चाहिए ना, फिर हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कंडीशनें होनी चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है कि ये वाली कंडीशन इस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कुछ और डाल दिया तो वो प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हैं एक चीज को, जैसे मान लो मैं लाइट को बढ़ा रहा हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और बार बार प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की कंसर्न बढ़ रही है, 10 मिनट तक बढ़ी, 10 के बाद वो डाउन होना शुरू होगी, या वो स्टेडी हो गई, रुक गई, तो मुझे पता 10 मिनट से ज्यादा लाइट नहीं देनी, इसको मैंने स्टेबल कर दिया। फिर क्लोरीन कितने अमाउंट में दूं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, आधा मोल, फिर उसको देखा बार बार, फिर प्रोडक्ट देखा, ऐसे करके फिर ऑप्टिमाइज कंडीशन होती है। और इनमें एक भी कंडीशन नहीं लिखी हुई, एक भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है, ये रफ रिएक्शन है, इनको हम रिएक्शन ही नहीं समझते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको असलियत पता लगेगा, अरे यार इतनी सी चीज को बनाने के लिए इतने सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो रोटी पकानी है आपको घर पे, तो क्या करना है, पहले आटा लो, उसको गूंथो, वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पानी जैसा नहीं होना चाहिए, जेल जैसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। फिर उसको तवे पर सेको। अब उसको रोटी को फुलाने के लिए क्या करते हैं पता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक साइड से सेकना, पर्टिकुलर टाइम पर दूसरी साइड से सेकना। अगर टाइमिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, आपकी रोटी में फुलावट नहीं आएगी, फुलका फूलेगा नहीं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। वो सारी टाइमिंग को मैच करके हमारी मदर्स कितना जबरदस्त लेवल पर, उसको सोचो कितना जबरदस्त लेवल पर उसका बैलेंस बनाती है। दैट इज गोल्ड प्रैक्टिस। सर लेकिन मम्मी को तो 30 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है ना। दैट इज एक्सपीरियंस बेटा, वही चीज। इसीलिए किसी एक रिएक्शन को अगर पर्टिकुलर स्टडी किया जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो सोचो अगर हम वो रोटी बनाने पड़े लगे तो कभी वो जल जाएगी, कभी वो ज्यादा ड्राई होगी, कभी उसमें ज्यादा ड्राइनेस की वजह से कभी कच्ची रह जाएगी कहीं से, कभी अंदर से कच्ची रह जाएगी, कभी वो फूलेगी नहीं, बहुत दिन लगेंगे उसको प्रैक्टिसाइज करने में। या फिर मैं क्या करूं, वो पापड़ बन जाएगी। हाँ, या फिर मैं क्या करूं पता है सर 3 महीने लगे थे अच्छे से सीखने में, सर मेरे को आती है। तो इसको सीखने का तरीका बताता हूं बेटा। देखो क्या करूं कि मैं आपको बोल दूं कि 500 ग्राम आटा लो, 500 ग्राम, और उसके अंदर पानी आपको डालना है 200 ml। मैं परफेक्ट वैल्यू बताऊं। अब बताओ 1000 ml आटा लोगे, 1000 ग्राम, तो 400 ml पानी। परफेक्ट कंपोजिशन ही बता दिया आपको। यानी अब मम्मी तो अंदाजे से पानी डालती है, वो कभी कम ज्यादा होने नहीं देती। अगर हो गया तो हल्का सा आटा ज्यादा डाल लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले आटा बढ़ जाएगा, फिर पानी बढ़ जाएगा, फिर से आटा मिलाएंगे, फिर से पानी मिलाएंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, जब शुरू में बात होती है। पता चला हम लोग पूरी परात बन मेरे साथ ऐसा ही होता है हमेशा। तो देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये कंडीशन साइंटिस्ट नहीं वो करना चाहते। इसीलिए कहते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस से थोड़ा सीखेंगे यार। बंदे मार के थोड़ा उनको ये पता लगेगा ये जहर है, खिलाओ पहले, मारो, फिर बोलो हाँ ये जहर है, ये नहीं है। वो बिना उसके सीखते हैं। तो 500 ग्राम में 200 ml आटा डल रहा है, सिंपल, सेम एज इट इज। अब मैंने क्या किया, ये तो आपने आटा गूंथ लिया, बिल्कुल सेट, आपके पास प्रोपोर्शन आ गया। इसके बाद मैं कहता हूं इसको बेलना है, बेल दिया, रोटी की चपाती की शेप में कर दिया। अब मैं आपको बोलता हूं जब इसे आप तवे पर डाल रहे हो, तो मुझे पता है बर्नर की हीट इतनी है, मैं बोलता हूं बड़ा बर्नर चलाना है। मुझे गैस का पता है, अप्रोक्सीमेट एवरेज है, बड़ा बर्नर चलाना है आपको, और तवा रखना। तवे की मोटाई भी पता होनी चाहिए, तवे की लोहे की मोटाई जब आपको पता होगी तो वो इतनी देर में इतना गर्म होता है। तो मैं बोलूंगा 5 मिनट इसे गर्म होने दो, 5 मिनट तक कुछ नहीं करना। हमारी मम्मी को पहले से पता होता है ना। तो उसके बाद में जब 5 मिनट ये गर्म हो गया, इसके ऊपर मैं चपाती डालता हूं, तो मैं आपको बोलूं कि जस्ट 30 सेकंड बाद इसको उठा लेना।
30 सेकंड बाद, ये 30 सेकंड बाद उठा के पलट दिया आपने, और फिर मैं बोलूं अब की बार सिर्फ 20 सेकंड बाद इसको उठा लेना, 20 सेकंड बाद। क्लियर है? अगर ऐसा बोलूं डेफिनेटली उसके बाद जब आप उसको आग पर सेकोगे तो वो फूल जाएगी। तो आपको परफेक्ट टाइमिंग पता है, आप टाइम से यानी पहली बार में ही बनाना सीख लोगे। लेकिन याद रखना, आटे की जो रोटी बना रहे हो, जो लोई बना रहे हो, उस लोई का अमाउंट भी हर बार, जैसे 500 ग्राम आटे में मान लो आप ये इसका 200 ml ये बन गया, तो ये 700 ml बन गया, टोटल 700 ग्राम बनेगा। 700 ग्राम में आप एक लोई जो है उसको मान लो कि आप 30 ग्राम की एक लोई लेते हो जिससे एक रोटी बनाओगे, तो हर बार 30 ग्राम की होनी चाहिए, और उसका साइज भी एक एवरेज होना चाहिए। अब ज्यादा छोटा कर दिया तो मोटी बन जाएगी, बड़ा कर दिया, समझ गए ना? यस सर। केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री है वो भी, फूड साइंस से केमिस्ट्री, फूड साइंस से एमएससी होती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यही यहाँ होता है। फर्क सिर्फ इतना कि वो सिर्फ फूड की है, ये नॉर्मल रिएक्शंस के लिए। यहाँ पर भी होम साइंस में आता है ना वो तो, हाँ होम साइंस में आता है ना वो तो। होम साइंस नहीं बेटा, होम साइंस तो वो तो ऐसे जनरल साइंस है। एक फूड साइंस से बीएससी करने के बाद फूड साइंस से एमएससी होती है, जिसमें चॉकलेट कैसे बनती है, कितनी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, ब्रेड पे एक्सपायरी डेट कैसे लिखते हैं, कितने दिन में सड़ जाता है, क्या मिलाएं कि वो ना सड़े, जो हमारा दूध होता है उसके अंदर क्या डाला जाता है कि वो 2-3 दिन तक सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, फटता नहीं है। हाँ तो ये बताओ कमाल की तो क्या डाला जाता है, अडल्टेंट्स डालते हैं, ये बताओ सर। क्या? अडल्टेंट्स डालते हैं दूध में ताकि वो सड़े ना। हाँ बिल्कुल बेटा, तो वो जितनी भी चीजें आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, जो हल्की फुल्की आपको पता होंगी, वो सब की स्टडी होती है एमएससी फूड साइंस में। उसके बाद वहां से पीएचडी भी होती है, एमएससी फूड साइंस से पीएचडी। मैंने एमएससी फूड साइंस वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा रखा है, एमएससी फूड साइंस वाले, उसको केमिस्ट्री चाहिए थी, है ना? तो समझ गए होगे कि केमिस्ट्री कैसे काम करती है। अब बताओ इस रिएक्शन में मैं हल्की सी हीट कम ज्यादा कर दूं, हल्की सी हीट कम ज्यादा, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना? यस सर। तो आपको वो कंडीशनें बताई ही नहीं गई हैं। अब आप लोग कई बार सोचते हो कि सर इसकी जगह ये डाल दें तो बेटा बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने याद कर रखा है और उसका कोई सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, तो सेट हो सकता है काम। समझ रहे हो? 1 मिनट रुकिए बेटा। कृष्णा रोहिला इज नॉट एग्री, कुड नॉट एग्री मोर। हाँ ज्यादा एग्री, हाँ बिल्कुल, कुकिंग साइंस होती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसा भी है, तो अब आपको ये कुछ ना आइडिया आया होगा कि मैकेनिज्म कैसे बदल जाते हैं, कैसे चीजें, तो कुल मिला के सारा कुछ याद करना पड़ता है। एक एक पॉइंट को जब ध्यान रखेंगे तभी जाके प्योर साइंस और प्योर केमिस्ट्री वर्क करती है। केमिस्ट्री ऐसी ही है, आपको ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन आप जो डीप जानना चाहते हो ना, कई बार आप अपनी तरफ से कुछ बोल देते, सर ये डाल दे तो क्या होगा, वो डाल दे। अगर वो लिखा हुआ है रिटन में, आपने याद कर रखा है, दैट इज वर्क। अगर वो रिटन में नहीं है, याद नहीं किया हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। तो ओवरऑल हम 90% सही गैस लगा सकते हैं, 10% तो अभी भी इसमें छोटी सी कंडीशन बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए स्टीफन रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन हो रहा है, SnCl2 और HCl के साथ रिडक्शन करते हैं। अगर साइनाइड ग्रुप है, सब कुछ नहीं करना है, साइनाइड के ऊपर सबसे पहले डबल बॉन्ड बन जाएगा, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाते ही NH डबल बॉन्ड जो है इसको बोलते हैं इमाइन बनेगा भाई। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के दोनों के साथ HH लगेगा, HCl के साथ रिडक्शन हो गया। अब ये पूरा डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन कह लो या फिर इसे हाइड्रेशन कह लो कि पानी जुड़ जाता है। सेम टू सेम डाइबल H भी ऐसा करता है, लेकिन डाइबल H साइनाइड और एस्टर दोनों के साथ ऐसा करता है। ध्यान दे लेना, साइनाइड एंड एस्टर इन दोनों से ही ऐसा करता है। तो कैसे करता है डाइबल H? साइनाइड ग्रुप है, तो ये तो सेलेक्टिव होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बेटा? सर ये तो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, डिबाल H। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, यस यस राइट, ये डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो साइनाइड जो है डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हालांकि ऑक्सीडेशन हो रही है देखो, बट ये पहले हाइड्रोजन देता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है वाटर के साथ सेकंड स्टेप में। ठीक है, हाइड्रेशन हो रहा है। उसके बाद में अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा हमारा डाइबल H। एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल है, तो ये एक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, सिर्फ साइनाइड पर करेगा। और अगर एस्टर हो तो वो एस्टर के अंदर ये जो OC2H5 है, इसको काट के ये तो अल्कोहल बना देगा, और ये C डबल बॉन्ड O वाले को एल्डिहाइड बना देगा। यहां से बॉन्ड टूटता है, बस ये याद रखना आपको एस्टर में।
समझ में आ गया भाई डाइबल एच और साइनाइड का। अगर दोनों ग्रुप हो तो अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एस्टर का। देखिए इसमें दोनों ग्रुप डाल देता हूं मैं, CO O CH3 और इस तरफ कार्बन की चेन CH2 और यहां पर मैं डाल रहा हूं साइनाइड। क्लियर है? अब क्या होगा अगर मैं डाइबल एच डालूं तो ये साइनाइड को C डबल बॉन्ड OH में यहां कन्वर्ट कर देगा और इसको यहां से तोड़ के और इसके साथ भी H लगा देगा। यस क्लियर है? और ये जो है OCH3 के साथ भी H लगा देगा। हाँ भाई समझ में आ गया? 3 प्रोडक्ट बने। यस सर तो एनाइड्स सर नहीं है ऐसा ना? क्वेश्चन ना एक अल्कोहल में देखा था मैंने, मतलब उसमें भी दोनों तरफ लगा हुआ था और सर उसमें रिंग फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन के मतलब रिएक्शन के अंदर अगर रिंग की एबिलिटी है, रिंग वाली रिएक्शन है जो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है कि किसमें रिंग फॉर्मेशन होता है किसमें नहीं। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। पहली बात याद रखना कि वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो जनरली अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है कहीं से कहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको अटैक कर रहा है, वो आपको रिंग वाली वहां पर याद रखनी पड़ेगी रिएक्शन, इसमें रिंग बनती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने बना के देखी। हालांकि हम जनरल देखेंगे तो हम कहेंगे इसको उड़ा दो, ये लगा दो, ठीक है लग जाएगा, बट क्योंकि रिंग भी उसमें बनने की प्रोबेबिलिटी थी, वो रिंग बन रही थी, वो आपको वहीं पर वैसी रिंग वहां याद करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जरा। ठीक है तो ये था भाई इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव साइनाइड के साथ ये भी रिएक्शन करके सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाएगा। सर इसमें मुझे बहुत डाउट रहता है, इसे आप थोड़ा आराम से बता दीजिए। आराम से बताऊं, ठीक है सुनो फिर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, याद रख लेना। तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, हमारा ये होता है काम का हिस्सा, कार्बन पर जो नेगेटिव है। तो ये जो कार्बन के ऊपर ये कार्बन की चेन पर नेगेटिव है, तो यहाँ देखो बेंजीन रिंग लगा हुआ है इसके साथ, R की जगह बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पर नेगेटिव लगा दिया मैंने, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव लगा दिया। तो MgBr में ना ये Mg और Br है, ये कोई काम नहीं करते, फालतू में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। तो इनका हमें कोई खतरा नहीं है, तो मेन काम है इसका। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग वाले कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा पॉजिटिव पे। साइनाइड के अंदर, साइनाइड में नाइट्रोजन क्या करेगी, इधर से लोन पेयर ले रही है, और सॉरी ये सबसे पहले नाइट्रोजन क्या है, इसके बाद लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, ये Mg जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसको डोनेट करेगा। तो मैग्नीशियम के साथ तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपना ट्रिपल बॉन्ड से एक लोन पेयर छीन लेगा। ट्रिपल बॉन्ड से इसका एक बॉन्ड छीन लिया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, MgBr। तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था और MgBr जुड़ गया, MgBr का सिंगल बॉन्ड है। फर्दर क्या हुआ, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर इस कार्बन से ले लिया, तो ये पॉजिटिव कार्बन इस बेंजीन वाले नेगेटिव कार्बन को छीनेगा, तो ये बेंजीन यहाँ जुड़ गया। समझ में आया? यस। और सर ये MgBr जो है ये कहीं भी जुड़ेगा, बस यही जुड़ेगा जो जहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड हाँ, एंड के बाद। अब देखो मैं अब इसका ना फिर से आपको ना थोड़ा सा इसको रिव्यू करके बताता हूँ कि होता क्या है। नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पर कार्बन की कोई चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन सबसे पहले अपना MgBr के अंदर क्या हो रहा है, RMGX है, मान लो यहाँ पे R लगा देता हूँ मैं, या CH3 जो भी, अब फिनाइल लगा देते हैं PH। तो होता क्या है, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज समझ सकते हो, इस पे ऑलवेज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा कहीं ना कहीं, तो पॉजिटिव लोन पेयर अट्रैक्ट करता है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको अट्रैक्ट किया, नाइट्रोजन यहाँ से वापस छीनेगी अपना लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, जिससे कार्बन पे आया पॉजिटिव, तो ये फिनाइल जिस पे नेगेटिव था, ये कार्बन यहाँ अटैक कर, दैट्स इट। समझ में आ गया? हुआ क्या, कार्बन के साथ पीएच फिनाइल ग्रुप जुड़ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने लोन पेयर मैग्नीशियम को डोनेट कर रखा था MgBr। एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीशियम अब भी पॉजिटिव ही है, नाइट्रोजन अब भी नेगेटिव ही है, लेकिन इन दोनों ने आपस में बस ये साल्ट टाइप में कुछ बना रखा है। क्लियर है? तो ये साल्ट ही हो गया, तो इसका सॉल्ट बना लिया है, बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं, तो नहीं ये कोवेलेंट कुछ कोवेलेंट मोड होता है, बट ये साल्ट कह सकते हो आप इसे, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, वाटर, एसिडिक वाटर यूज किया, डायरेक्टली MgBr यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, समझ गए, और MgBr यहाँ से गया और इस नाइट्रोजन के साथ एसिडिक वाटर वाला H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव नाइट्रोजन बन गया था, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि इसके साथ MgBr जुड़ा हुआ, तो नेगेटिव नाइट्रोजन है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो NH यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो CH3 CH2 था, इसमें से C2H5 कैसे आ गया था नीचे वाले में? नीचे ये तो सेम ही है बेटा, ये दोनों तो सेम ही है। ये नहीं, इसके बाजू में बगल, ये जो C2H5 ये वाला, ये सर, ये तो बाद की बात है ना, पहले यहाँ तक करो, ठीक है, यहाँ तक बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया होगा।
कि ये H सर H यार ने आ क्या गया। किया, सिर्फ NH यानी कि हमारे MgBr को हटा दिया, क्योंकि ये साल्ट का काम कर रहा था ना, तो डायरेक्टली इसको हटा दिया, H यहाँ पे जुड़ गया, और OH जो था वो Mg के साथ MgBr के साथ चला गया, तो MgBr और OH ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। और ये अभी भी बेसिक फॉर्म में ऐसा ही रहता है, मतलब ये बेस जैसा सा ही रहता है, यानी मैग्नीशियम कभी भी आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, कोवेलेंट नहीं बनाने वाला, तो ये सॉल्यूशन में घूमता रहता है। अब इससे हमें कोई डर नहीं है, ये सॉल्यूशन में चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एसिडिक वाटर एक और काम करता है, वो क्या करता है, एसिडिक वाटर जो है H पॉजिटिव आयन नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो नाइट्रोजन कार्बन से लेगी, ठीक है। तो कार्बन को, जो वाटर था हमारा, इसका ऑक्सीजन जो है, वाटर का ऑक्सीजन H2O, इसका ऑक्सीजन इस कार्बन को बॉन्ड देगा, क्लियर है। अब पानी इसके साथ जुड़ गया, तो पानी में से हाइड्रोजन एक बार निकलेगा, फिर दूसरी बार निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलेंगे, यहाँ नाइट्रोजन दूसरा बॉन्ड भी तोड़ लेगा, NH3 बन जाएगा। ये समझ में आया या इसका मैकेनिज्म समझाऊं? आ गया सर बताओ। समझ में। आ गया। ठीक है, ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है, फिर भी नहीं समझ में आए, पिछले लेसन्स के अंदर भी ऐसे मैकेनिज्म्स आते हैं, ठीक है। और ये हर बार वर्कअप में ऐसा होता है कि नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ होता है, एसिडिक वाटर के साथ, सीधा डबल बॉन्ड तोड़ दो, सीधा डबल बॉन्ड लगा दो, बात ही खत्म। बहुत कॉमन चीज है, ये बार बार यूज होती है, तो सर मैकेनिज्म इसका IUPAC क्या बन जाएगा? क्या बेटा? IUPAC नेम क्या बन जाएगा इसका? 1 फिनाइल प्रोपेनोन, IUPAC लिखा तो हुआ नीचे, प्रोपेनोन है, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है। सर अगर इस सर इसमें चेन पे हमेशा दो एसिडिक साइनाइड्स वाटर यूज लगा कर रहे हैं। सर क्या अगर कह इस रहे हो? चेन पे दो साइनाइड्स लगा दें तो ये RMGX किस पे अटैक करेगा अगर एक्सेस में नहीं है तो? दोनों पे करेगा, 1 बाय 1 दोनों पे करेगा। लेकिन अगर मान लो कि एक चेन ऐसी है, एक साइनाइड ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, अब देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, CH3, और ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या लगाएं, एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ साइनाइड है, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दिया, और इस तरफ फिर मैं CH2 लगा रहा हूँ, फर्दर क्या लगाना है, ठीक है, फिर यहाँ पे साइनाइड लगा रहा हूँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये तो इधर डोनेट कर रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होती है, इधर से एक्सेप्ट कर रही है, ये समझ में आ रहा है। तो इस साइनाइड के पास में नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, क्यों? क्योंकि इधर से फ्लोरीन ज्यादा आसानी से सीधा जुड़ा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन थोड़ा दूर है, तो ये साइनाइड वाला जो नाइट्रोजन है, ये हमारे RMGX को, तो ये मैग्नीशियम को लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, ये जल्दी डोनेट करेगा लोन पेयर मैग्नीशियम को, तो R ये फिर कार्बन से छीनेगा, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो ये R जो नेगेटिव है ये इस पे जल्दी अटैक करेगा, तो पहले ये रिएक्शन होगी, बाद में ये होगी। समझ में आया? अगर एक्सेस में RMGX है तो बाद में ये वाली भी होगी, भले ही इसकी टेंडेंसी कम है, बट अगर शुरू में बात करो तो पहले ये होगी। क्लियर है? सर अगर ये फ्लोरीन वाला जो साइनाइड था, इसमें कार्बन के जो कार्बन था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, तो सर ऐसे नहीं सोच सकते कि फिनाइल का अटैक वहां ज्यादा अच्छा होगा? किसका अटैक? जो फिनाइल माइनस आयन था। पीएच माइनस, इसका अटैक आप Yes, कह रहे हो sir. यहाँ ज्यादा होगा? यस सर, कार्बन पे यहाँ पे कम है। होगा यहाँ, मान लिया, लेकिन देखो अगर हम यहाँ बात करते हैं PH MgX, ठीक है, तो ये क्या है? स्लाइटली पॉजिटिव, ये क्या है? सब स्लाइटली फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, इसलिए ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। हाँ, वो खींचेगा, तो इससे क्या हुआ? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो देखो ये इन प्रोसेस में पहले क्या होगा, अब आपको क्या लगता है कि नाइट्रोजन लोन पेयर पहले करेगी मैग्नीशियम को, या फिनाइल यहाँ अटैक करेगी, या दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं? अब इसका भी प्रोसेस है, वही बात है कि हल्की सी हीट ज्यादा कर दोगे, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, काइनेटिकली प्रोडक्ट होता है, एक थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट होता है। काइनेटिकली मतलब जो फटाफट बन जाए, थर्मोडायनेमिकली मतलब जिसको हीट करते हैं। अगर हीट करोगे तो अनस्टेबल कंपाउंड भी स्टेबल बन जाता है हीट के ऊपर, और उसके बाद में वो प्रोडक्ट बनता है जो नहीं बनना चाहिए। जैसा प्रणव कह रहा है ना कि अगर ये फिनाइल यहाँ पर अटैक कर दे, तो ये डिपेंड करेगा उसकी कंडीशनिंग क्या है, अगर उसको गर्म ज्यादा कर दे तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो अनफेवरेबल प्रोडक्ट भी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो सकता है, और काइनेटिकली फेवर वो होता है जो जनरल हमें दिखाई देता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे काम करते हैं। समझ में आ गया? अब ये डिपेंड करेगा सारा कुछ कंडीशंस के ऊपर कि आपको कंडीशनें कौन सी दे रखी हैं, उन कंडीशनों को रीड करते हुए आपको समझ आएगा कि भी हाँ ये ऐसे। इसीलिए बोलता हूँ उसके बाद जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे ना, वहां पर आपको कुछ कंडीशनें और डिफाइंड होंगी। अगर हम अपने मन से कुछ ऐसा सोचने लगे ना, उसका हम आंसर क्लियर कट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो क्लियर कट फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो तो याद ही करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसे ही काम करती है।
चलिए अभी तो यहाँ अब आपको RMGX सीधा जुड़ना आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि जहां साइनाइड है उस साइनाइड की जगह डबल बॉन्ड NH और फिर फर्दर डबल बॉन्ड O लगा दो, बस इसको डबल बॉन्ड O कर दो, बाकी सब कुछ कट जाएगा। RMGX ये करता है, प्लस एसिडिक वाटर। RMGX वाटर में कभी यूज नहीं होता, बाद में एसिडिक वाटर डाला जा रहा है, याद रख लेना। और सीधा क्या होता है, सीधा ये आ गया, यानी रिजल्टेंट आपको याद होना ही चाहिए। और ये कीटोन बन रहा है फिलहाल। सर जैसे इसके अंदर 2 बार वो एसिडिक वाटर यूज कर रहे थे, तो मैं सर हाँ एसिडिक बेटा, वाटर क्यों यूज करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। एसिडिक वाटर क्यों यूज करते हैं? यस सर, रिएक्शन में क्यों नेसेसरी होता है एसिडिक वाटर? देखो एसिडिक वाटर एक्चुअल में एसिडिक वाटर नहीं, हम क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड डाल देते सर हैं। वो H+ और H2 होता है पूरा। हाँ ये कह सकते हो। हम क्या करते हैं H2O प्लस में डाइल्यूट एसिड डालेंगे, हल्का सा H पॉजिटिव आयन है इसमें, तो हम इसको ना क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम Yes, आयन sir. बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, यस यस सर। सर। हाइड्रोनियम आयन। अब आपको क्या लगता है, आपने ना ये 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन ऐसा नहीं होता, इसमें एक और H पॉजिटिव आयन जुड़ जाता है प्लस H3O पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है, यस बिल्कुल हो सर। सकता है। क्या बन गया ये, H5O2 पॉजिटिव, फिर इसमें एक Yes, और sir. H पॉजिटिव आयन वाटर जुड़ जाता है, क्या हो गया ये H7O3 पॉजिटिव, H7 फिर एक और वाटर जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है, H9 H9O4 पॉजिटिव। कुछ इस तरह से ये चेन में बनता रहता है, एक बड़ा सा गोला बन जाता है। तो क्या हम हर बार इसको ऐसे दिखाएं, या ये सारी फॉर्म दिखाई देती हैं? देखो हम जनरल क्या लिख देते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म लिखते हैं, और कई बार ये भी मत लिखो, सीधा ये भी दिखा सकते हो H पॉजिटिव आयन, बट कई बार पूछते हैं कि ये कहां से आया, ये अकेला स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए H3O पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिख देते हैं, इसके आगे वाली फॉर्म्स नहीं दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि आपको जनरल बताना होता है हमेशा कि जनरली क्या होता है। अगर आप डिटेलिंग में जाओगे ना, रोटी कैसे बनती है, तो जनरली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो भाई सीधी सी बात है, आटा गूंथो पानी के अंदर, उसकी लोई बनाइए, उसको थोड़ा फैला लीजिए, उसके बाद तवे के ऊपर सेकना है, इतने में रोटी बन जाती है। बट उसकी एक एक टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग, उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो हम कहेंगे ये तो आपने गलत बताया, आधा अधूरा बताया। रिएक्शनें भी ऐसी हैं बेटा, गलत नहीं है, आधी अधूरी भी नहीं है, ओवरऑल बताया जा रहा है। अगर इसकी डिटेलिंग लेंगे, आपको ना आप ही के सिलेबस के अंदर है एक डायाजोनियम साल्ट बनाने की यस प्रोसेस, सर। डाइजोनियम, N2+Cl का वो उस मतलब यस प्रोसेस सर। उस प्रोसेस के अंदर आपको ना बताया जाएगा, पहले क्या डालेंगे, NaNO2 डालेंगे, फिर HCl डालेंगे, HONO बनेगा, HCl कैसे डालेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर, 1 मोल ये डालना है, 2 मोल ये डालना है, ऐसे करना है, इतनी देर के लिए डालना है, 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी कंडीशनें बताने के बाद आपको बताएंगे कि डायजोनियम साल्ट बनेगा। लेकिन आपको लिखवाते क्या हम, HONO सीधा एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बन गया डायजोनियम साल्ट सीधा। तो आपको क्या लगता है, एनिलीन लो और HONO डाल दो, हो गया? अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, फट जाएगा, वो फट जाएगा बनते ही, बहुत जल्दी फटेगा। टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा होते ही अनस्टेबल हो जाता है वो। बेंजीन वाला अनस्टेबल होता है, और बेंजीन के अलावा अगर नॉर्मल कार्बन की चेन हो, उसको तो और माइनस में टेम्परेचर चाहिए, वरना तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो डालते ही फट जाएगा, बनेगा तो कभी भी नहीं। सर अगर टेम्परेचर कम हो गया तो उससे, टेम्परेचर कम रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, वो बनेगा। लेकिन उसको भी डायरेक्ट डालोगे तो भी वो एग्जॉस्टिक प्रोसेस होती है, उसको धीरे धीरे वॉल ऑफ कंटेनर से डालना होता है। HCl 1 मोल ले या 2 मोल, HONO जो बनेगा NaNO2 से, वो कैसे बनेगा? तो ये सारी चीजें जो आपको बताई जाती हैं, जो ली जाती है ना बेटा, HNO3 और वो HCl और ये जितनी भी चीजें डालेंगे, वो सब किस अमाउंट में, कितने अमाउंट में डालेंगे, कैसे डालेंगे और कैसे बनेंगे, और फिर कैसे डालनी है, उसको धीरे धीरे डालना है, पहले ये डालना है, ये 1 मोल डालना है, 2 मोल डालना है, वो सारी प्रोसेस में डायजोनियम साल्ट बनता है। लेकिन आपको जो रिएक्शन दी जाती है वो तो एग्जॉस्टिक है, उसी टाइम फट जाएगी, कोई कंडीशन ही नहीं दी जाती, टेम्परेचर भी नहीं दिया जाता। यानी जो बताया जा रहा है वो याद करने के लिए कि मोटा मोटा पहले याद कीजिए, बाद में फिर उसकी कंडीशनें, तो हर रिएक्शन की कंडीशनें बहुत खतरनाक है, और छोटी सी कंडीशन बदलते ही यील्ड में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है बेटा। तो यानी सब कुछ कुल मिला के सब कुछ याद रखने लायक ही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 10वीं तक आपके दिमाग में घुसाया जाता है कि आपको सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा, लेकिन लास्ट में सीधा सीधा याद रखने वाला ही। स्टीफन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा? स्टीफन रिडक्शन होती है। अभी अभी ये पीछे आया था, आप पिछले वाला ना नोट्स देख लेना, हम आज का यस थोड़ा सर, सा साइनाइड। ठीक है। अब देखिए भाई, फ्रोम 5वां प्रोसेस है, फ्रोम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड RMGX के साथ CdCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, R2CD बनता है, ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम, बहुत एक्सपेंसिव होता है।
एक्सपेंसिव होता है डाई एल्काइल कैडमियम, और ये एक्सपेंसिव जो है इसको यूज करते हैं हम यहाँ पर एसिड क्लोराइड के साथ में। इसको यूज करोगे क्लोरीन यहाँ से एक्सपेंसिव उड़ाओ, होता है, गोल्ड R जैसा लग- दिखता है क्या कुछ? क्या बेटा? बनाने अरे की एक्सपेंसिव होता है, गोल्ड जैसा दिखता है क्या? बनाना गोल्ड से भी शायद महंगे होते हैं। गोल्ड तो सिर्फ नाम का महंगा है, गोल्ड से महंगी तो बहुत सारी मेटल्स हैं, बहुत सारी चीजें गोल्ड से महंगी होती हैं, लेकिन वो किसी सर काम गोल्ड को हम पहन सकते हैं ना, इसीलिए वो महंगा हाँ, है। बस वो हमारे काम का है, यूजेबल है, और वो हमें यूजेबल चीजों में सबसे महंगा है, इसलिए हमें लगता है कि गोल्ड महंगा है। लेकिन जो बहुत कम यूजेबल है, साइंटिस्ट लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होती है, उनके लिए वो सोना है, वो गोल्ड है उनके लिए, गोल्ड से भी महंगी है वो, है ना। तो ये भी ऐसे ही करके केमिकल है भाई, कैडमियम एक महंगी धातु है, ठीक है, और एक्सपेंसिव है। तो R2CD कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है, ये भी रीएजेंट होता है, याद रखना। डाई एल्काइल कैडमियम क्या काम करता है? R नेगेटिव डोनेट करता है, खत्म, बात खत्म। इतनी लाइन याद रखनी है। इसमें अब क्या सर कहानी, RMGX की तरह। देखो अब इसमें कहानी क्या आएगी, R नेगेटिव देता है ये, बस इतना आपको याद है, ये R नेगेटिव देगा, तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। R नेगेटिव क्या करेगा? C डबल बॉन्ड होके इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, R जुड़ गया, कीटोन बन गया, बात खत्म। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। अब इसका मैकेनिज्म भी इनबिल्ट इसके अंदर ही आ गया, एक लाइन में खत्म है यार। वो नेगेटिव है, वो दूसरा नेगेटिव अटैक करेगा, खत्म, वो जुड़ेगा, वो उठेगा। अब आपको मैं ये पूछ लूं, सर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बताओ जरा, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, थोड़े से बेतुके से हैं ठीक है, अब आप लोगों ने आगे का नहीं सोचा होगा, मैंने इतना तो बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना के दिमाग लगाते हैं। ये R नेगेटिव देगा, मेरे पास आ गया R नेगेटिव, R नेगेटिव ने अटैक किया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बना? ये बन गया भाई R, C डबल बॉन्ड होता तो ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, R यहाँ पे जुड़ नीचे जाएगा, और ये Cl है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया? R जुड़ गया, और ये क्लोरीन यहाँ से चला गया, ठीक है, चला गया ना क्लोरीन नेगेटिव। यस सर। अब ये क्या C डबल बॉन्ड O फिर से ऑक्सीजन लोन पेयर लेना बंद कर देगा? नहीं करेगा। तो ये क्लोरीन इससे फिर से अटैक क्यों नहीं करता? ये तो रिजल्ट कुछ भी नहीं बनेगा, कितना भी अटैक करवाते रहो, लास्ट में आपके पास रिएक्टेंट तो फिर से आ जाएगा। फिर ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं? अब ये सर ये मुझे तो आप लोग- इक्विलिब्रियम में चलता है ना सब कुछ। सब कुछ इक्विलिब्रियम में चलता है, तो फॉरवर्ड में क्यों जा तो रहा ये है? बना ही पड़ेगा ना सर। फॉरवर्ड में क्यों जा रहा है? सर वो तो कार्बन सर में यहाँ पहले पे पॉजिटिव दिखाया है, गया है ऑक्सीजन ना, कैसे बना हुआ ऑक्सीजन। वैसे तो बन रहा होगा ना, यहाँ पे तो हमें समझाने के लिए बता रखा है ना। सर, सर हाइड्रोजन कार्बन पे तो का पहले क्या ही होगा? पॉजिटिव हो जाएंगे। कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा मतलब? प्रणव क्या कह रहे हो आप? नहीं सर ठीक है कुछ नहीं। देखो अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। सर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर HCl की फॉर्म में निकल जाएगा ना पूरा Cl, तब ये वापस से डबल हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड। अरे हाइड्रोलिसिस करना क्यों है? पानी डाल रखा है, चलो पानी HCl बना देगा, ठीक है, पानी HCl थोड़ा बनाएगा यार। और HCl नहीं, मतलब- की form उल्टा क्यों बता रहे हो? ना 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 ना, बिल्कुल गलत पानी में क्लोरीन नेगेटिव डालोगे तो HCl बन जाएगा नहीं बनने वाला। नहीं सर, मतलब तीसरे स्टेप पे कह रहे हैं। सर एसिड डाल देते कोई, हाँ फिर वो भी तो रिएक्ट कर लेगा। सर वो तो अगर फिर क्लोरीन नेगेटिव वापस अटैक करेगा तो फिर R को निकलना पड़ेगा, उसको निकालना तो मुश्किल है फिर। क्लोरीन नेगेटिव ये बन रहा होगा, देखो इक्विलिब्रियम की चलो फॉर्म ठीक में है, बन रहा होगा। मान लिया, रुके प्रणव कुछ आंसर सही दे रहा। मान लिया कि R नेगेटिव वहां से उसको निकालना मुश्किल होगा, ठीक है, मान लेते हैं। H नेगेटिव आसान है निकालना, अगर एक साइड में H लगा रखा है तो यहाँ पर H, यस सर। यहाँ पर मान लो H है, तो फिर H नेगेटिव तो निकल जाएगा ना R की जगह। तब क्या होगा? मतलब क्या सच में बाई रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनता। रीजन, अब रीजन सुनना ध्यान से, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। जो मैंने R2CD डाला है ना वो बहुत ज्यादा है, R नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या करेगा? R नेगेटिव बार बार अटैक करेगा। फाइनली एक क्लोरीन अगर जुड़ भी गया, 10 में से एक मॉलिक्यूल में रिवर्स प्रोसेस होगी और क्लोरीन वापस जुड़ गया, लेकिन नो मेरे पास क्या आएंगे? यही वो रीजन था जो मैं आपको कल बता रहा था कि बेटा इस रिएक्शन के साथ साथ बहुत सारे और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए यील्ड का अमाउंट पूछा जाता है बहुत जगह पर। तो यील्ड का अमाउंट जो आता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी डालेगी रिएजेंट की, रिएक्शन कंडीशनें क्या है, टेम्परेचर क्या है, और रिएक्शन में सारे के सारे अगर इंटरमीडिएट बन रहे हो, सारों का कुछ ना कुछ तकलीफ हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, हल्का फुल्का स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता हो, पॉजिटिव चार्ज आता हो, तो बहुत सारे रिएजेंट बन जाते हैं। और इस वजह से रिएक्शन में बहुत सारे मल्टी बाई प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ रिएक्शनों में, सब में नहीं, लेकिन जनरली सभी रिएक्शनों में बाई प्रोडक्ट तो बनता ही है। कोई रिएक्शन होती है जो 100% यील्ड देती है, लाखों में से कोई होती है, सोच लेना।
तो आपको जितनी भी रिएक्शन दिखाई गई सब में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, फालतू के प्रोडक्ट बनते हैं। जो आपको मैकेनिज्म बताया गया वो मैकेनिज्म 40% कई बार फॉलो होता है, 60% तो कुछ और ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपको दिखा तो देते हैं, देखो हमने ये मैकेनिज्म बता दिया और यही बनेगा, और आपको लगता है 100% यही बनेगा, जबकि वो नहीं बन रहा होता। 60% तो कुछ और ही बन रहा है। बट हमें उस प्रोडक्ट से मतलब था, और उस प्रोडक्ट का बेस्ट तरीका वही था, उसके अलावा कोई बेस्ट तरीका ही नहीं है। दूसरा, एक तो ये होता है कि भाई बार बार R नेगेटिव का अटैक होता है। दूसरा, कुछ रिएक्शन में हम कहते हैं कि CdCl2 को हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो क्लोरीन नेगेटिव है ये CD के साथ में वापस रिएक्शन कर लेता है, और अगर आप इसको उस टाइम पे बाहर निकाल लो तो क्लोरीन नेगेटिव आपके पास फिर से नहीं आएगा। हालांकि कोई एकेडमी तो फिर से क्लोरीन नेगेटिव छोड़ देगा, है ना, तो ये फिर से अटैक करेगा इसी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। बट हम क्या करते हैं, उसको अगर बाहर निकाल लें तो उसी टाइम उसको बाहर निकाल लिया जाए, वो भी मेथड्स होते हैं, उसी टाइम उसको बाहर निकालने की भी टेक्निक्स होती हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड क्या होगा, फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे ही होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बाद में भी कैरी किए जाते हैं। समझ गए होगे बेटा, कहने की भावनाएं समझ गए होगे, है ना। तो इसलिए चीजों की बजाय अब फोकस कीजिए याद करने पर, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, तो प्रेपरेशन हमने एल्डिहाइड कीटोन की कर ली, समझ लो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो देखो भाई, एक चीज सबसे पहली याद रख लेना, एल्डिहाइड जो होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी, नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ेगी, ठीक है, तो भाई सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन की चेन क्या होती है, कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती है। याद है सबको? यस सर, याद है। हाइड्रोफोबिक 11th क्लास में आता है ये, हाइड्रोफोबिक, कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक होती है। हमारा डीएनए भी पानी से डरता है, पता है आपको। डीएनए कार्बन की चेन से मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो भी हाइड्रोफोबिक होता है। इसलिए न्यूक्लियस, हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि वो पानी से डर लगता है उसको, जबकि सारी रिएक्शनें होती पानी में है और वो पानी से डरता है भाई साहब, है ना कमाल। तो यहाँ पर भी वैसा ही, हाइड्रोफोबिक चेन मतलब कार्बन की चेन बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी। शुरू में कार्बन 1 to 3 जो होते हैं वो हाईली सोल्यूबल होते हैं, 1 से 3 मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन वाले ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो एसीटोन पानी में अच्छे से घुल जाता है, एसीटोन पानी में घुल जाता है। पानी को एसीटोन के अंदर पानी मिलाइए, पानी के अंदर एसीटोन मिलाइए, फिर उसके अंदर आग लगा के देखिए, आसानी से आग लग जाएगी, ठीक है। और घरों में एसीटोन सबको मिल जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर सबके घरों में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ तो लड़के भी यूज करते हैं, पता है, लड़कियों को लगता है हम ही यूज करती हैं, है कोई ऐसा हमारे पास? ठीक है, ये मेरे को हर बार फंसा देता है, ये नहीं करता। मेरी बात सुनो, मेरी क्लास में एक लड़का था, सुनिए, मेरी क्लास में एक लड़का था, ये होती है ना सबसे छोटे वाली उंगली, इसके दोनों उंगलियों के उसने वो नाखून बढ़ा रखे थे, आपको भी मिलेंगे ऐसे ऐसे महाराज, और उस पे नेल पेंट लगाता था। यस सर, मेरी क्लास में भी है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाते हैं और वो कान खुजाते रहते हैं उससे, तो ऐसा नहीं है, लगाते हैं भाई लड़के भी, उनको भी पता होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो हाईली सोल्यूबल होते हैं। उसके अलावा जब कार्बन की चेन बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बस ये याद रखना, विद वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखा रखा है, वाटर के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो सीधी बात है, सोल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेंगी तो सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल भारी होगा तो उसको बॉइल करना, हवा में उड़ाना मुश्किल हो जाएगा, यस और नॉट? यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो पहला रीजन तो मॉलिक्यूलर वेट वाला। दूसरी चीज देखिए क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर है अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद में क्या है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर, नहीं उल्टा है, ये तो कुछ और ही ऑर्डर है, सुनो। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर है, तो कंपेरेबल मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो अल्कोहल का मास सबसे ज्यादा होगा, कीटोन का कम होगा, एल्डिहाइड का उससे भी कम होगा, एल्केन का सबसे कम होगा। मॉलिक्यूलर मास सेम कैसे? 3 कार्बन की चेन बना लो जिसमें कीटोन भी बन जाए, कम से कम 3 कार्बन की चेन ली मैंने, तो CH3 CH3 3 कार्बन की चेन है, कीटोन बन गया। एल्डिहाइड बनाऊंगा 3 कार्बन की चेन का, COOH, जरा देखना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2 CH3, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क है क्या? हाइड्रोजन या कुछ भी एक एटम का फर्क मिलेगा? नहीं सर, नहीं है। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर भी देखो एल्डिहाइड और कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट जो है, एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो मोर होता है एज कंपेयर्ड टू कीटोन। यहाँ फिर उल्टा ऑर्डर क्यों दे रखा मॉलिक्यूलर मास के? अगर मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का में अगर कंपेरेबल है तो दोनों का बराबर ही है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अल्कोहल और एल्केन, अल्कोहल बनाते हैं 3 कार्बन की चेन, CH2 और OH। अब जरा नहीं, एक और आएगा,
CH2 और OH, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देखना और फिर हम एल्कीन बनाते हैं, CH2 CH3 और ये CH3। अब एल्केन का तो सबको पता है, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है, इसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसको उड़ाना सबसे ज्यादा आसान होगा। एल्कोहल में क्या होता है, एल्केन में, एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन में भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होती है, कीटोन में थोड़ी सी कम होती है, इसलिए कीटोन का कंपेरेबल मास के हिसाब से देखेंगे तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम मिलेगा, एल्डिहाइड का ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने जो कंपेरेबल कर रखा है ये मेरे समझ से पा रहा है कि कंपेरेबल कैसे है। अगर कीटोन और एल्डिहाइड का देखते हैं तो इन दोनों का मोलिकुलर मास बराबर हो तो क्या होगा भाई, दोनों का सेम मोलिकुलर मास आएगा ना। अगर 3 कार्बन की चेन ले रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन यस सर बिल्कुल क्वेश्चन सेम आया मास था कि आता है। ना वो प्रोपेनॉल और इथेनॉल में क्या है, क्या है, क्वेश्चन आया था मतलब पेपर में, प्रोपेनॉल और इथेनॉल हम्म। का मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो? मैंने कैलकुलेट बॉइलिंग करके पॉइंट देखा, एक का 60 आ रहा था और एक का 58 आ रहा था। मैंने ठीक लिख है, दिया, फिर मैंने क्रॉस कर दिया उस पे, बताओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतने अब एग्जैक्ट नहीं देखो, आता था बिल्कुल। तो यहाँ पर अब आप मुझे क्या इसका रीजन बता सकते हैं, इन्होंने जो लिखा है कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बता रखा है, कीटोन में एल्डिहाइड CH3 होता है ना और एल्डिहाइड में H। देखो सिमेट्री मॉलिक्यूलर नहीं, वेट इसका बोल रीजन सकता है। नहीं, सर इसका पोलैरिटी एल्डिहाइड में डिफरेंस ही C होगा। डबल बॉन्ड H बन रखा है ना, इसीलिए सर शायद से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे सबसे बेस्ट सिमेट्री रीजन, सिमेट्री क्योंकि सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, आंसर इज सिमेट्री। एल्डिहाइड जो है वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, कीटोन जो है वो सिमेट्रिकल ज्यादा है, इस वजह से कीटोन जो है वो पैकिंग उनकी परफेक्ट होती है कंपेरेबल मास में, पैकिंग परफेक्ट है तो उस पैकिंग को तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कीटोन का बढ़ जाएगा एल्डिहाइड के मुकाबले। क्लियर है? सर पैकिंग तो मेल्टिंग यस पॉइंट में सर। होती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट है। अरे बॉइलिंग पॉइंट में भी तो बेटा मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेते हैं ना, वाटर के अंदर भी मान लो या लिक्विड के अंदर भी लेयर, तो वो पैकिंग की वजह से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल ज्यादा पैक्ड हो जाते हैं। जैसे वाटर जो है 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है कीटोन की एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। समझ गए? यस सर। सेम मेथड के अंदर तो डज नॉट एग्जिस्ट, और ये डाइपोल डाइपोल वन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं एल्केन। डेंसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज लोअर देन वाटर, और ये पानी से इनकी डेंसिटी कम होती है भाई, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये चीज एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी से इनकी डेंसिटी कम होती है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अल्कोहल में भी कम होता है। नेक्स्ट देखो भी केमिकल प्रॉपर्टी, अब हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी 5 मिनट और लूंगा। क्या बेटा? लास्ट स्लाइड दिखा। लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये रही बेटा लास्ट स्लाइड, इसे देख सकते हो, डन सर। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए अब जरा, तो यहां पर अब देखो भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम आप रिएक्शंस करने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। कैसे करते हैं और उसका मैकेनिज्म, ये जनरल मैकेनिज्म सब पर अप्लाई होता है, इसको ढंग से रट्टा मार लेना तो मोस्टली रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको फिर बीच वाले जो छोटे छोटे मैकेनिज्म होते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, बड़े वाले तो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। तो छोटे छोटे में आपको वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR है, इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को क्या होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी दे रखा है, मान लो एक जगह पर यहाँ मैं H लगा देता हूँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस को लाइक करता है, पॉजिटिव चार्ज को अटैक लाइक करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इधर आ जाती है। समझ में आ गया भाई ये मैकेनिज्म? यस सर। स्लो स्टेप होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, Rate स्लो स्टेप इज determining रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके अटक जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, और इसके ऊपर वो जुड़ जाएगा। तो याद रखना एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आर लाइटर देन द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमेशा एरो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाए जाते हैं। फास्ट रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, वही बन गया। इसका उल्टा क्यों नहीं होता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहलाती, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहलाती? कोई इसका रीजन बता सकता मुझे? देखो मैं यहाँ सर पे क्योंकि हम कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना।
कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, नहीं ये रीजन नहीं है। देखो अब जरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहती? इलेक्ट्रोफाइल लगा लो, पॉजिटिव चार्ज लगा लो, कोई आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये फिर उसके बाद कार्बन से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, ये इधर से वापस छीनेगा और ये जुड़ जाएगा। तो यानी पहले मैंने अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का, तब भी इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा, जबकि मैं अटैक करवाऊं पहले इलेक्ट्रोफाइल का। अब इसका रीजन मुझे जानना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो इसका रीजन सोच के बताइए। और सर, चलो मैं एक और चीज आपको बताता सर शायद मतलब एक मिनट पहले, सर शायद एक मिनट यश मतलब बेटा, मुझे जो लग रहा है सर, एक मिनट रुको, पहले मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ इसे। जैसे मान लीजिए थोड़ा, ताकि आपका अंदाजा थोड़ा ठीक बैठे, जैसे मान लीजिए H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन मैंने इसके ऊपर अटैक करवाता हूँ, और जनरल हम यूज भी करेंगे इन्हीं रिएक्शंस में, हम H पॉजिटिव आयन यूज करेंगे, या R या H कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का भी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बात। तो H पॉजिटिव आयन ने क्या किया, ऑक्सीजन से एक लोन पेयर ले लिया, जिससे इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये यहाँ से अटैक करेगा, तो मतलब वापस छीनेगा, और प्लस न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन से ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस है, तो अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये अटैक करेगा, बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ऐसे ही होती है, कोई भी गलत चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी रिएक्शन को तोड़ मरोड़ के नहीं लिख रहा हूं, परफेक्टली रिएक्शन ऐसे ही होती है। थोड़ा गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट, देखिए ये परफेक्टली रिएक्शन ऐसे ही होती है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो ये कार्बन है, इसके यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये R ऑलरेडी लगा हुआ था, R लगा हुआ था, और ये OH बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली ऐसी रिएक्शन होती है, बिल्कुल परफेक्टली। इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, बाद में न्यूक्लियोफाइल ने, फिर भी इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं है? दैट इज माय क्वेश्चन। समझ में आया सबको मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। हाँ भाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है, अब आंसर सोचिए, और अगर सोच सकते हैं तो फटाफट बताइए, वरना मैं यस बेटा, आंसर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत फास्ट होता होगा। बस ये गैस कह सकते हो आप, नॉट ए गुड थिंग। यशवीर बेटा आप कुछ बता रहे थे, आप बताइए। सर पहले लगा था, मतलब अभी इसको देख के नहीं लग रहा सर। न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो मतलब उसमें उससे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ना उसमें, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके समझ गया। प्रणव बेटा आपका कोई है गैस? सर न्यूक्लियोफाइल चल के आता है ना कार्बन के पास, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं शायद। नहीं है, चल के आने का कोई रीजन नहीं है। सुनिए अब मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड तभी। किसके पास? सॉरी, मतलब इस चेन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसलिए। नहीं। अब देखिए ध्यान से देखना, इसका रीजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका रीजन, ऑक्सीजन किसी को लोन पेयर दे देना, वापस छीन लेता है यानी ये H को लोन पेयर दे देगा ना, वापस छीन लेगा इससे। अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने नहीं देगा ऑक्सीजन, समझ रहे हो? जबकि न्यूक्लियोफाइल एक बार जुड़ गया ना, फिर ऑक्सीजन उसको परमानेंटली जोड़ देता, बाद में उसे परमानेंटली जोड़ के OH बना सकता है, या कोई और इलेक्ट्रोफाइल है, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी एनीथिंग एल्स, उसको बाद में परमानेंट जोड़ सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक बार, क्यों? ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्डेड होता है ना, एक बॉन्ड छीन लेता है, लेकिन वापस भी तो ले आता है, डबल बॉन्ड वापस बना लेता है, तो लोन पेयर सामने वाले से फिर से ले लेगा। ऑक्सीजन क्योंकि इसका लोन पेयर ये फिर से ले लेता है, अब ये ध्यान देना, फिर से ले लेता है, और ये प्रोसेस लगातार इक्विलिब्रियम में चलती रहती है। यानी ये भाई साहब सिर्फ रिएक्शन को करवाने के लिए मोटिवेट तो कर सकता है, बट इसमें दम नहीं है कि ये रिएक्शन को ले जाए आगे की तरफ। समझ गए ना? न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ जाता है ना, तब रिएक्शन आगे की तरफ ही जाएगी। अगली क्लास भी लेनी है। यस बेटा, क्लियर हो गया रीजन? यस सर, है ना? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, अब तो टाइम हो गया। Yes, that's all for the today's lecture। बस इतना ही करवाना था, तो ये मैकेनिज्म कर लीजिएगा, बस मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके एंड थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। गुड नाइट, ठीक है, ओके बाय बाय। एक डाउट पूछ सकते हैं?